हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। और आने वाला जो आपका एग्जाम है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 17 दिसंबर, इसके लिए आप करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे होंगे। टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट आप लगा रहे होंगे और निश्चित तौर पे दोस्तों आपको इसका लाभ मिलेगा, सफलता आपको जरूर मिलेगी। बाकी देखिए, इस आर ओ प्री एग्जाम के लिए हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे एक टेस्ट सीरीज चल रही है। अभी भी आपने एनरोल नहीं किया है तो कर सकते हैं, क्योंकि एक हफ्ता अभी भी बचा हुआ है। और इस वीक में भी वैसे देखा जाए तो 2-3 दिन में ये सब प्रैक्टिस सेट आप हल कर सकते हो या लगा सकते हो। ज़्यादा नहीं है, 100 नंबर के जीएस के इसमें प्रैक्टिस सेट आपको दिए गए हैं। बाकी सी सेट वगैरह की कुछ पीडीएफ्स वगैरह भी इसमें आपको उपलब्ध कराई गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए कोर्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस टेस्ट सीरीज का लिंक दिया है, अगर अभी तक भी आपने एनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बाकी देखिए, आजकल हमारी बेहतरीन सीरीज चल रही है नेशनल इंटरनेशनल, जनवरी से लेकर नवंबर तक के करंट अफेयर्स का रिवीजन महाकुंभ। और इसके साथ साथ मैंने उत्तराखंड का भी जनवरी से लेकर नवंबर तक के रिवीजन का महाकुंभ की सभी वीडियो आपको दे दी है। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के कुछ एक दो भाग रह गए हैं जिनको मैं जल्द ही पूर्ण करा दूंगा। बाकी ये जीएस वाली टेस्ट सीरीज मैं आजकल आपको ज्यादा दे रहा हूँ, क्योंकि उत्तराखंड सबका मजबूत है भाई। इसलिए आजकल आपने ध्यान दिया होगा यूके जीके की और हिंदी की टेस्ट सीरीज में आपको नहीं दे रहा। रीजन यही है क्योंकि अभी मेरा फोकस आर ओ एग्जाम है, इसलिए मैं आपको रीजनिंग की टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, जीएस की टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ और करंट अफेयर्स की दे रहा हूँ। इसके बाद जैसे 17 दिसंबर को ये एग्जाम होगा, फिर हम पुराने रंग में लौट आएंगे। जो हमारी यूके ट्रिपल एस की आगामी एग्जाम है, उसके लिए जो टेस्ट सीरीज आती थी सामान्य हिंदी की, उत्तराखंड जीके की और सामान्य अध्ययन की, ये वाली, तो इनका हम रिवीजन फिर से शुरू कर देंगे इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है। बाकी चलिए आज देखेंगे सामान्य अध्ययन टेस्ट भाग 139। काफी अच्छे क्वेश्चन आज के टेस्ट में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये है आपका अपना चैनल देवभूमि करियर पॉइंट। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे टेस्ट का। इसको मैं थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए स्क्रीन पे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो भारत में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था, इसको कब लाया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में बनता है भाई, तो आपको पता होना चाहिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लाया गया था। तो राइट क्वेश्चन है, इस राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 1986 में। ठीक है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? 1986 में। देखिए भैया, कुछ पर्यावरण से रिलेटेड अधिनियम है, हमारे वातावरण से संबंधित कुछ अधिनियम है जिनको आपने अच्छे से याद करना है, क्योंकि हर बार एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेंगे, हर एग्जाम में आपको दूसरे एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है। जैसे थोड़ा आप रिवाइज कर लो, मैं आपको बता देता हूँ। भारत में देखिए, सबसे पहले बात करता हूं मैं तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आता है, जैसे कि 1972 में। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। इसके एक साल बाद आ जाता है प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर बाघों के संरक्षण के लिए आता है, जो कि 1 अप्रैल 1973 से शुरू होता है संपूर्ण देश में। इसके बाद जो नेक्स्ट अधिनियम आता है भैया, वो आता है जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम। जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम, जो कि 1974 में आता है। ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम जो आता है हमारा, ये 1980 में लाया गया, 1980 में। इसके बाद नेक्स्ट बात करें वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम। तो वायु प्रदूषण पे रोकथाम लगाने के लिए यह अधिनियम लाया गया था, जिसको 1981 में, इसके एक साल बाद लाया गया। इसके बाद देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हम देख चुके हैं, 1986 में है। इसके बाद बात करते हैं देखिए जैव विविधता अधिनियम। ठीक है, जैव विविधता अधिनियम भी पूछता है कई बार एग्जाम में, तो ये 2002 में भारत में लाया गया था। ठीक है। इसके अलावा देखिए राष्ट्रीय पर्यावरण नीति लाई गई थी भारत में, नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी, 2004 में। ठीक है, ये भी नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। तो भाई ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ रह भी गया होगा, अभी मेरे को रिकॉल नहीं हो रहा है। इतने तो आप याद करना ही इन अधिनियमों को, ये हर एग्जाम में बनता है, रिपीट होता है। जैसे यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण पूछ लिया, अगला जो एग्जाम आएगा उसमें जल प्रदूषण पूछ लेगा, किसी में वायु प्रदूषण अधिनियम पूछ लेता है, किसी में जैव विविधता अधिनियम पूछ लेता है। ठीक है, कहीं पे प्रोजेक्ट टाइगर पूछ लेता है, कहीं पे प्रोजेक्ट हाथी पूछ लेता है। ठीक है। प्रोजेक्ट हाथी कब शुरू हुआ था देश में, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे भाई। बताइए देश में प्रोजेक्ट हाथी जो था ये कब शुरू हुआ था? ठीक है, तो इसका बताइए मुझे आप। चलिए आगे बढ़ेंगे। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है भाई, ये होती है, राइट आंसर जगह इस क्वेश्चन का, यकृत, यानी कि लीवर जो होता है ना, लीवर। लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2023 में सरकार ने कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है? ठीक है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, जिसको एमएसपी कहा जाता है, कई बार आपने सुना होगा, चर्चा में रहता है एमएसपी। ठीक है।
तो एमएसपी जो होती है भाई किसी भी फसल की भारतीय सरकार द्वारा तय की गई एक न्यूनतम बोल सकते हैं राशि होती है, ठीक है, न्यूनतम। यानी कि जैसे गवर्नमेंट बोलती है कि इस बार जो गेहूं की एमएसपी होगी, गेहूं की एमएसपी आप मान लीजिए कि 2,000 रुपये क्विंटल होगी, 2,000 रुपये क्विंटल होगी, ठीक है, 2,000 रुपये में एक क्विंटल, यानी कि 20 रुपये किलो के हिसाब से हो गया ना एक क्विंटल आपका। कितने का होगा? 2,000 का ही होगा ना। 20 रुपये का 1 किलो होगा तो 10 किलो कितने का? 200 का। तो 2,000 का आपका क्या हो जाएगा? 2,000 का आपका हो जाएगा आपका एक क्विंटल। तो अगर गवर्नमेंट ये बोलती है कि गेहूं का जो हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,000 रुपये पर क्विंटल है, इससे ये इतने में जो किसान है वो सरकार को ये भेज सकते हैं, ठीक है, 2,000 रुपये उसको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, मतलब किसी भी फसल का एक फिक्स प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड कर लेती है। हालांकि कई बार इस वाले जो हमारे भारत सरकार का ये एमएसपी वाला सीन है, इसका आपने देखा होगा कई बार जो बाहर जब जाते हैं हम संगठनों में, तो इसका विरोध किया जाता है, खासकर जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, इसके खिलाफ ऑब्जेक्शन करते हैं, ठीक है। कभी इस पे विस्तृत वीडियो दूंगा तब समझ में आएगा। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य 22 फसलों के लिए, इस बार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 22 फसल। इनमें से कौन सा नाभिकीय विखंडन के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, तो नाभिकीय विखंडन जब परमाणु टूटता है, परमाणु जब टूटता है तो उसको विखंडन कहा जाता है। दो परमाणु जब आपस में जुड़कर ऊर्जा पैदा करते हैं उस क्रिया को कहा जाता है संलयन, ठीक है, संलयन। तो संलयन में दो, जो हमारा हाइड्रोजन बम होता है, हाइड्रोजन बम हमेशा नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। और जो परमाणु बम होता है जो कि नागासाकी और हिरोशिमा पे गिरा था, परमाणु बम हमेशा काम करता है किसमें? विखंडन पे। तो नाभिकीय विखंडन के लिए उत्तरदायी जो हमारा कण होता है वो न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूट्रॉन। देखिए अभी तक आपने सुना होगा कि जितने भी हमारे थर्मल जो हमारे एटॉमिक पावर स्टेशन होते हैं, ठीक है, परमाणु ऊर्जा गृह, वो नाभिकीय विखंडन पे काम करते हैं। लेकिन अभी कुछ देश है जो नाभिकीय संलयन वाला प्लांट भी बना रहे हैं। अगर नाभिकीय संलयन प्लांट अगर सक्सेस हो जाते हैं तो आने वाले समय में जो ऊर्जा का प्रॉब्लम है ना, एनर्जी का, वो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि नाभिकीय संलयन का मतलब ये है कि जैसे सूर्य पे अपार ऊर्जा निकलते जा रही है, ठीक है, नाभिकीय संलयन का उदाहरण है सूर्य भी, तो इसी प्रकार से जो अपार ऊर्जा है वो निकलते रहेगी अगर ये प्लांट बन जाते हैं तो। इनमें से कौन सा संगठन उनके संस्थापकों से सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ आपको दिए गए हैं संगठन और दूसरी तरफ उससे संबंधित आपको दिए गए हैं व्यक्ति, ठीक है। तो राइट आंसर देखिए, यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डेरेजियो सही है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा ज्योतिबा फुले गलत है। थियोसोफिकल सोसाइटी कर्नल ऑलकार्ट बिल्कुल सही है। और यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खान बिल्कुल सही है। बहिष्कृत हितकारिणी जो सभा थी इसकी स्थापना की थी भीमराव अंबेडकर जी ने, ठीक है, किसने की थी? भीमराव अंबेडकर जी ने, ठीक है। तो B.R. अंबेडकर हो जाएगा इसका उत्तर। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित कौन सी गैस है? तो देखिए भोपाल में एक घटना हुई थी भाई, आप लोगों ने अभी देखिए इस पे आई थिंक वेब सीरीज भी आई है, मूवी आई है, मुझे याद नहीं आ रहा है, द रेलवे मैन करके कोई वेब सीरीज है या मूवी है, कंफर्म तो नहीं है मुझे। उसमें आर माधवन दिख रहे थे मुझे, आर माधवन जो कि रॉकेटरी मूवी में भी थे, और ये इसी पे बनाई गई है, ठीक है। अब भोपाल में क्या हुआ दोस्तों, एक प्लांट था, उस प्लांट से दोस्तों बाय मिस्टेक क्या हो गया, एक गैस का रिसाव हो गया, जिसके कारण बहुत से लोग काल कलवित हो गए, और इस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी है इस पे, और किस तरीके से एक छोटी सी गलती का खामियाजा, फास्दीन जो गैस होती है एक हिसाब से वैसे ही मतलब जहरीली गैस थी ये, जिससे क्या हो गया काफी लोग काल कलवित हुए, ठीक है। तो ये भोपाल त्रासदी हुई थी 1984 में हुई थी ये घटना, ठीक है, 1984 में। चलिए आगे बढ़ेंगे। थाइमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए साइंस के पोर्शन में इतना मैं आपको बोलूंगा, विज्ञान का जो भाग है भाई उसमें आपका जो विटामिन है उनके नाम्स होते हैं ना, केमिकल नेम्स, ये तो आप याद कर ही लेना इतना तो, ठीक है, ये क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए थाइमिन जो होता है, थाइमिन किसको बोलाते हैं? थाइमिन कहा जाता है B1 को, विटामिन B1 को, ठीक है। और विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी रोग, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो खलीफा घोषित करने वाला था भाई दिल्ली सल्तनत में जो शासक था, इसका नाम था मुबारक खिलजी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुबारक खिलजी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न युद्धों पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले देखिए कालानुक्रम में लगाना है इनको, क्रोनोलॉजी में लगाना है। कन्नौज का जो युद्ध हुआ था 1540 में हुआ था। इसके बाद बात करते हैं भाई चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध हुआ था आपका 1528 में, बाबर और मेदिनी राय के बीच में। तालीकोटा का युद्ध हुआ था, बन्नी हट्टी या तालीकोटा युद्ध, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है
1565। चौसा का युद्ध हुआ था भैया हमारा 1539, ठीक है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। और कन्नौज का युद्ध भी हुआ था, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुमायूं या शेरशाह के बीच में, जिसमें हुमायूं भाग जाता है यहाँ से, ठीक है। और तो ये है भाई क्रम। अब क्रम के हिसाब से देख लो, सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले 1528 आएगा, फिर 1540, यानी कि 2 1 4 और 3, 2 1 4 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 1 4 3 किस में है भाई, ठीक है, दो, माफ कीजिएगा, 2 4 1 3 होगा, ठीक है, 2 4 1 3, तो 2 4 1 3 है ऑप्शन बी में। चलिए आगे बढ़ेंगे। पौधों तथा जंतुओं की द्विनाम पद्धति का जनक किन्हें माना जाता है। तो देखिए, द्विनाम पद्धति के जन्मदाता, बायोलॉजी अगर आपने पढ़ी है तो हर कोई इसका आंसर आसानी से दे सकता है, कार्ल लिनियस। ये जाने जाते हैं आपके द्विनाम पद्धति के लिए। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है। लंबवत संरचना बोला जा रहा है तो देखिए, हमारी जो ये है, हमारी ये धरती है, धरती का सरफेस है। धरती के सरफेस से जैसे पहले जाते हैं हम, तो सबसे पहले जो सबसे नीचे परत आती है वो आती है क्षोभ मंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल के ऊपर आती है समताप मंडल, समताप मंडल के आगे आती है मध्य मंडल, फिर हमारा आ जाता है भाई आयन मंडल, फिर हमारा आ जाता है लास्ट में बहिर्मंडल या एक्जोस्फीयर। तो ये है वायुमंडल की परतों का क्रम। तो सबसे निचली सतह जो होती है वो क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर होती है, ठीक है। क्षोभ मंडल को ही इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। समस्त मौसम संबंधी घटनाएं जो होती है, जितने भी वेदर रिलेटेड जो घटनाएं होती हैं, सिनेरियो होता है, ठीक है, वो कहाँ पे घटित होता है, तो ट्रोपोस्फियर में घटित होता है वो। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे कम है। तो सबसे कम नगरीकरण का स्तर दिए गए राज्यों में हो जाएगा, राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वेस्ट बंगाल, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, पश्चिम बंगाल। उत्साह के क्षणों में कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है। तो उत्साह का क्षण, जैसे कि मान लो आप रनिंग के लिए जा रहे हो, या आप 100 मीटर की रनिंग करनी है, या कोई ऐसा एक्साइटेड काम कर रहे हो जिसमें आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो अंदर से, तो वहां पे आपका बॉडी रिलीज करेगा कौन सा हार्मोन, तो ये होता है एड्रेनेलिन हार्मोन, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, एड्रेनेलिन हार्मोन। अगला देखिए, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसे भारत के जननांकीय इतिहास में महाविभाजक के रूप में जाना जाता है। तो महान विभाजक वर्ष कहा जाता है भारतीय जनगणना में वर्ष 1921 का वर्ष, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1921 का वर्ष, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन बन सकता है 2001 से लेकर 2011 के बीच में भारत की जो दशकीय वृद्धि दर रही कितनी रही। तो भारत की दशकीय वृद्धि दर थी जनगणना 2011 में 17.70, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये भारत की दशकीय वृद्धि थी। और इसके अलावा देखिए कुछ अन्य पॉइंट भी याद करना, जैसे सबसे ज्यादा जनघनत्व किस राज्य का था, तो बिहार का जनघनत्व सबसे ज्यादा था 2011 में। भारत का टोटल जो लिंगानुपात था कितना था, तो 943 भारत का लिंगानुपात था 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसे भारत का जो जनघनत्व था उसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना। और वर्तमान में बात करें तो भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, ठीक है, सर्वाधिक आबादी हो गई है भारत की, चाइना को पीछे कर दिया भारत ने। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 किस राज्य में आयोजित किए गए। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो आयोजित किए गए थे 2023 में, ये आयोजित हुए थे भैया कहाँ पे, राइट आंसर है इस क्वेश्चन का उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो यूपी में इसको आयोजित किया गया था भाई। निम्नलिखित अधिनियमों में किसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया था। तो किसके द्वारा भारत परिषद को समाप्त किया गया, इंडियन काउंसिल को। तो ये जो अधिनियम था भाई जिसके द्वारा इसको समाप्त किया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, 1935 का जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आया था, इसने समाप्त कर दिया भारत परिषद को। नीचे दो कथन दिए गए हैं भाई, कथन एक है और फिर आपका रीजन दिया गया है, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों के अनुपालन सुनिश्चित करने लिए होता है। तो ये तो बिल्कुल सही है अभिकथन। अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है, यानी कि एग्जीक्यूटिव की बात हो रही है। कार्यपालिका जो है शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों के पालन करने हेतु होता है, और कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके राज्य सरकारों को आवश्यक निर्देश भी दे सकती है, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, और ए जो आर है सही व्याख्या करता है ए की, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कहां पर की जाती है। तो जो हमारे कार्यकारी न्यायाधीश होते हैं ना, जैसे अभी आपने हाल में ही सुना होगा उत्तराखंड में अभी हमारे उत्तराखंड के कार्यकारी न्यायाधीश बने हैं रितु बाहरी जी, ठीक है, रितु बाहरी कार्यकारी न्यायाधीश बनाया गया है। अब ये कार्यकारी जो न्यायाधीश होते हैं इनका नियुक्ति केवल और केवल हाई कोर्ट में होती है, ठीक है, उच्च न्यायालय में होती है।
उच्च न्यायालय में होती है, उच्चतम में नहीं होती, यानी कि केवल और केवल हाई कोर्ट में होती है। और भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 223, अनुच्छेद 223 वर्णन करता है इसका कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। और 224 भी है एक अनुच्छेद जिसमें अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन है। ठीक है, ये भी आप याद रखना। ऐसे ही दोस्तों हमारा तदर्थ न्यायाधीश चुने जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। केवल तदर्थ न्यायाधीश का संबंध है सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय से, जबकि कार्यकारी न्यायाधीश का संबंध है उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट से। ठीक है, दोनों का अंतर समझना। भारत का सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक्ट था भारत में, इसको लागू किया गया था भाई। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ये आया था सन 2000 में। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर इसका, वर्ष 2000 में। लास्ट क्वेश्चन है भाई टेस्ट का। इनमें से भारत की नदियों में से कौन सी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? ठीक है, तो देखिए जो हमारी, देखिए आपको पता है पृथ्वी की ये संरचना, ये ग्लोब है। ग्लोब में सबसे ऊपर हमारी कर्क रेखा आती है, बीच में हमारी फिर आती है भूमध्य रेखा और नीचे आती है मकर रेखा। कर्क रेखा ये है भाई, कर्क रेखा को 2 बार काटती है कौन सी? माही नदी भारत की। ठीक है, और जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है इक्वेटर को कौन सी नदी? तो ये हमारी जायरे नदी। ठीक है, कांगो नदी या जायरे नदी। और ऐसे मैं बोलूं मकर जो रेखा है, मकर रेखा, इसको 2 बार काटने वाली जो नदी है ये है लिम्पोपो नदी। ठीक है, तीनों नदियां याद रखो जो कि इन रेखाओं को 2 बार काटती हैं। ठीक है, तो वेरी इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं। तो दोस्तों ये था आज सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज भाग 139। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। और हमेशा की तरह जाने से पहले बोलूंगा कि अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, मोटिवेट करें। मैं आपको जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें दोस्तों। जय हिंद, जय देवभूमि, शुभ रात्रि, गॉड ब्लेस यू ऑल।